अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ मरीना सैयद और आज हम एक बड़े शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिनके बारे में अपने आपको बताया था कि आपका मुश्किल आसान हो सकता है अगर आपका उनसे मुलाकात हो। तो आज आप सबके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मेरे लिए स्पेशली, आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब मिले। तो आइए हम मिलाते हैं आपको हलानी इमिग्रेशन के साथ मिस्टर शौकत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देखें, मैं हूँ एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अगर कोई भी कंसल्टेंट हायर करना हो तो आप CICC की वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन सिटीज़नशिप कनाडा, उस साइट पे जिसका नाम होगा, सही है, वही एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। आपको हमेशा अपना केस एक RCIC रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ ही करवाना चाहिए। सही है, मेरा लाइसेंस है R711322, आप चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। तो आज मैं आपको जो होता है वो कुछ इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स है, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, बिजनेस इमिग्रेशन भी होती है। और इसके अलावा जो होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन के अंदर तो तकरीबन 50 के करीब जो होता है डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री का जिक्र करूँगा। तो एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो सबसे अच्छी बात तो ये कि आपकी एज जो होता है वो 30 से कम हो। अब आप कहेंगे कि एज 30 से कम का क्या फ़ायदा होगा। एज 30 से कम अगर आपकी है तो उसके सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। ओके जी, फिर आपके पास आ जाती है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप 30 के नहीं है तो फिर जो होता है ना आपका इमिग्रेशन नहीं हो सकता, आपके पॉइंट कुछ रिड्यूस हो जाएंगे। सही है, फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है आपकी एक्सपीरियंस का। सही है, अगर आपका 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे CRS स्कोर पे। सही है, अगर आपके 6 साल से कम आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो होता है वो कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस का फ्रंट। अब किस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपका किसी भी फील्ड में जो होता है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसके पास आपके पास टैक्स का डॉक्यूमेंट जो ये साबित करे कि आपने ये फ्रीलांस काम किया है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाता है, उसकी भी एक अलग कैटेगरी है। ओके, अब मैं आपको जो होता है वो बात करता हूँ कि आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन आपका मास्टर्स लेवल के सबसे ज़्यादा पॉइंट है, वैसे तो PhD लेवल के हैं, लेकिन 30 साल से पहले जो आपका एजुकेशन आप हासिल कर सकते हो वो आपके पास जो है वो मास्टर्स ही बनती है। तो मास्टर्स पे आपके अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। फिर आपके पास आ जाती है आपकी इंग्लिश। मैजिकल बैंड है 8777, लिसनिंग में 8, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में 7, 7 और 7, इसको हम बोलते हैं CLB 9। अगर ये स्कोर आपका है तो फिर आप जो होता है वो बहुत अच्छे मार्क्स जो होता है वो एक्सप्रेस एंट्री में ले सकते हैं। फिर आ जाती है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आपकी वाइफ का आइल्स का स्कोर, या आपको जो है कनाडा का एक्सपीरियंस हो, यहाँ की एजुकेशन हो, या फिर जो होता है वो यहाँ का आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। तो टोटल 5 फैक्टर होते हैं जिसकी बुनियाद पे CRS का स्कोर डिटरमिन होता है। अगर ये चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी तादाद में हैं तो फिर जो होता है वो आप यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल हो। तो अगर जिसके पास नहीं है तो फिर वो क्या करें? अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, सही है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ आपकी एजुकेशन और इंग्लिश भी ज़रूरी है। अगर आप जो होता है वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है वो यहाँ आ सकें। फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप किसी कनेडियन लड़की से शादी करें और या फिर किसी कनेडियन लड़के से शादी करें, तो जो इसका स्पाउस है उसकी बुनियाद पर आप विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी एजुकेशन, आप जो होता है वो स्पाउसर स्पॉन्सरशिप पे यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने का और भी तरीके हैं, जैसे कि जिनके मार्क्स यहाँ पर पूरे नहीं होते, सही है, तो फिर वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए जा सकता है। जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो खुद ब खुद आप जो होता है अगर आपने उसमें टिक किया हुआ है कि आप तमाम प्रोविंसेस के लिए ओपन है, तो कोई भी प्रोविंसेस कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपको नॉमिनेशन दे सकता है। जब आप एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेते हैं तब आपके पास 600 मार्क्स मिल जाते हैं। इसका मतलब फॉर श्योर आपकी जो होता है अगली बारी में एक्सप्रेस एंट्री में आपका नाम आएगा। सही है, अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए तो मेरा नाम शौकत कमरुद्दीन है।
आप मरीना से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे साहब जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका नाम गज़न है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरा नंबर आप नोट करना चाहें तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, +1 जो कि यहाँ का कोड है, सही है, कनाडा का, 647-979-7175। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, +1 647-979-7175, ये मेरा नंबर है। अगर आप अपना कोई रिज्यूमे भेजना चाहते हैं तो आप info@halaniimmigration.com पे भी भेज सकते हैं। अगेन मेरा नाम शौकत कमरुद्दीन है और मैं कैनेडियन रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मेरा लाइसेंस नंबर है R711322। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर, एक सवाल ही पूछना था कि अगर कोई एक तो स्टूडेंट का क्या क्या कैटेगरीज है कि अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो उसके क्या मार्क्स होनी चाहिए और वो कहाँ का अप्लाई कर सकता है, एक ये सवाल। उसके बाद एक दूसरा सवाल ये कि अगर कोई एक मतलब अब कपल आना चाहते हैं और सिर्फ एक के पास स्किल्स है, कुकिंग स्किल्स है, या फिर कौतम के स्टूडेंट है, या फिर कोई अच्छी एजुकेशन है और वो यहाँ पर जॉब के इसमें आना चाहता है, तो वो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को साथ लेकर आ सकते हैं? देखिए, आपने इसमें 2 सवाल किए हैं मरीना ने। पहला सवाल तो स्टूडेंट से रिलेटेड है, सही है। पाकिस्तान फॉर्चुनेटली जो होता है वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। इट मीन्स कि अगर आपके पास जो होता है वो CLB जो होता है वो आपके पास अगर आपके पास 666 इन ईच कैटेगरी पहले था, लेकिन अब आपके पास ओवरऑल अगर आपके पास 6 हैं तो आप SDS कैटेगरी में आते हैं। SDS क्या होता है, इसको कहते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है, सही है। लेकिन SDS कैटेगरी के लिए आपके पास जो होता है वो IELTS का स्कोर होना चाहिए। आप अप फ्रंट जो होता है वो 1 साल की फ़ीस जमा करवाएंगे। आपके पास $10,000 का GIC गारंटीड इनकम जो होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर $10,000 आप कनेडियन बैंक में जमा करवाएंगे। अप फ्रंट आपको जो होता है मेडिकल करवाना पड़ेगा। ये सब जब SDS के लवाजमात जमा हो जाएंगे तब कहीं जाकर जो होता है वो आपको SDS में आप फॉल करोगे। और SDS का फ़ायदा ये है कि आपके पास 20 दिन के अंदर आपका जो होता है वो वीज़ा आ जाता है। आजकल चूँकि कोविड की वजह से कुछ बैकलॉग जमा है तो ये थोड़ा सा जो होता है 1-1.5 महीने में आ जाता है, लेकिन SDS सबसे फास्टेस्ट वे है। आप अगर आपके पास जो होता है 1 साल की फ़ीस नहीं है जमा करवाने के लिए तो आपको अच्छा बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर आ सकें। दूसरी बात मरीना ने ये कही कि भाई जो होता है वो कितनी एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, सही है, जिसे हम इंटर भी कहते हैं, सही है। या अगर आपके पास A लेवल्स हैं तो आपके पास जो होता है वो O लेवल्स, आपको पता है 11 तक की आपकी जो होता है वो क्लास होती है। और A लेवल का जो होता है वो अगर आपने 1 साल पास किया हुआ तो वो टोटल जो होता है आपके पास 12 ईयर्स बन जाते हैं और वो जो होता है वो यहाँ पर आ सकता है स्टडी बेस पे। उसको बोलते हैं नॉन SDS का टाइम थोड़ा सा लॉन्गर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा वीज़ा अप्रूवल रेशो का भी थोड़ा सा मसला होता है। और पाकिस्तान का वीज़ा अप्रूवल रेशो SDS के अंदर अच्छा है बनस्बत नॉन SDS के, सही है। अब मरीना का एक और सवाल है कि इसने मुझसे पूछा कि भाई अगर कोई एक कपल है जिसके अंदर एक के पास स्किल है दूसरे के पास कम है तो फिर जो होता है इसका क्या होगा। तो जिसके पास स्किल्स है तो जाहिर सी बात है वही एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश, एज, एडेप्टेबिलिटी के तहत एक स्पाउस में से किसी एक का हो जाएगा तो जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसका साथ जो होता है वो सेकेंडरी एप्लीकेंट होगा और वो उसका काम खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन वो प्राइमरी एप्लीकेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो वो आ सकता है। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर स्पाउस यहाँ पर है, सही है, उसने जो होता है किसी बाहर पाकिस्तान में जाके शादी की है तो वो जो पाकिस्तान वाला जो स्पाउस है, सही है, वो यहाँ पे आ सकता है जो कि यहाँ पर जिससे उसने शादी की है वो उसको स्पॉन्सर करेगा। उस स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पे जो होता है वो यहाँ पर आ सकता है। थैंक यू सर, एक और सवाल है कि अगर किसी के एजुकेशन में 5 साल का गैप हो, 5 साल पहले उसने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ हो और वो अब जाके कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, पॉसिबल है या नहीं? देखिए, एजुकेशन का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, सही है, तो उसके अंदर जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, सही है। पहला तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपका एजुकेशन जो गैप है वो कम से कम है, सही है। तो 5 साल का गैप जो होता है इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो वीज़ा ऑफिसर का जो उसका ऐसा नहीं है कि उसको वीज़ा मिल नहीं सकता है, वीज़ा मिलेगा उनको, सही है, लेकिन अप्रूवल जो रेशो है उनका बहुत कम होता है, उनके रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं, सही है। तो अप्रूवल रेशो जो होता है उसका आपने ख्याल रखना है, सही है। तो अब आपके पास जो होता है नेक्स्ट आपका जो होता है वो ये कि आपका एक तो एजुकेशन का गैप है, ये एक फंडामेंटल फैक्टर है। दूसरा आपकी एज अगर 30 से है तो अप्रूवल रेशो बहुत अच्छा है। एज अगर ज़्यादा है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि वो पढ़ाई कौन सी कर रहा है। अगर वो PhD कर रहा है
तो जाहिर सी बात है 30 साल के बाद वाले बंदे का भी अप्रूवल रेशो हायर होगा। लेकिन अगर आप जो होता है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सही, जिसको हम अंडर ग्रेड बोलते हैं, फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम ग्रेजुएट स्टडी कहते हैं, तो उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 30 साल से कम होगी, तो आपका वीज़ा अप्रूवल रेशो बहुत हायर होगा। तो थैंक यू सर। हमारे साथ आलानी इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजुकेशन सर्विसेज के से शौकत आलानी सर हमारे साथ मौजूद थे। तो जी, तो आई होप कि आप लोगों के सवालात का जवाब मिल चुका है। जैसे सर शौकत ने कहा कि आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उनका व्हाट्सअप नंबर है। तो आप ये याद रखिए कि आप जब आप कांटेक्ट करेंगे आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, क्योंकि आज जब तक सर को पता नहीं चलेगा आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हो, तो आपको फ्री कंसल्टेंट नहीं मिल सकता है। फ्री कंसल्टेंट आपको मिलेगा, जैसे हमने कहा कि एक सदका जारिया है, तो सर भी यही चाहते हैं, सर का भी यही एम है, तो सर भी आप सबको फ्री कंसल्टेंट देंगे जो हाफ आवर की होगी। बट आपको अगर उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर रहे हो व्हाट्सएप, तो आप वो फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि सर को पता चले आप किस कैटेगरी में हो, तो आपको ईजिली फ्री कंसल्टेंट आपके हिसाब से दे। तो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर रीड करें। हाँ, इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर रीड कीजिएगा, इतना लंबा नहीं है, इतना सा है, बस आपको प्रॉपर उसके हिसाब से अपना नाम, अपनी एज, A to Z आपको बिल्कुल सही बताना है। जब तक आप कंसल्टेंट को सही चीज़ें नहीं बताएंगे, कुछ भी काम आगे प्रोसेस नहीं हो सकता है। आपको सब कुछ सच बताना और सही सही लिखना है। तो यहीं तक, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और आप सब के लिए इन्होंने टाइम दिया, तो आप सब की तरफ से मैं थैंक यू गुजार हूँ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।